नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंतराजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बड़े राजनीतिक दलों के चुनावी मुद्दों की बात और खास तौर पर इन मुद्दों में आम आदमी की समस्याओं, आम आदमी की तकलीफों और उत्तर प्रदेश के विकास के मुद्दों से ज़्यादा धर्म, जाति और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा प्रमुखता से क्यों आ रही हैं, इसकी बात। हम बात करेंगे जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने एक तरह से जिन्ना को चुनाव में मुद्दा बनाने की कोशिश की, तो बीजेपी भी उसके जवाब में उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार में दंगा होता था, हमारी सरकार में शांति है, पिछली सरकार में आतंकियों का सम्मान होता था, मुख्यमंत्री निवास पे हमारी सरकार में उनको उनके लोक में पहुंचा दिया जाता है। इस तरह के बयान देकर मामले को एक तरह से एक खास दिशा में चुनाव के मुद्दे को ले जाने की कोशिश कर रही है। हम बात करेंगे कि मायावती को आखिर क्यों ये कहना पड़ा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर सांप्रदायिकता को मुख्य मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों मायावती इस बात पर अपने को अलग दिखाने की कोशिश कर रही है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर आशुतोष वर्मा, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए विवेक कुमार श्रीवास्तव और आम आदमी का पक्ष रखने के लिए नैतिक पार्टी के अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे। थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला। बातचीत की शुरुआत मैं शरद जी आपसे करना चाहता हूँ। हाल के करीब 7-8 दिनों में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने राजनीतिक मुद्दों को, चुनावी मुद्दों को एक अलग दिशा देने की कोशिश की है और जो सवाल उठने चाहिए थे उत्तर प्रदेश में आम आदमी की हालत पर, जो सवाल उठने चाहिए थे उत्तर प्रदेश के विकास की हालत पर, उन सवालों को एक तरह से किनारे करके जो सांप्रदायिकता की राजनीति है, जो धर्म की राजनीति है, उसके आधार पर चीज़ों को करने की, चुनाव को ले जाने की कोशिश दोनों बड़े राजनीतिक दल करने लगे हैं। आखिर आपको क्या लगता है क्यों इस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में दो बड़े राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी और बीजेपी क्यों इस तरह की राजनीति कर रहे हैं? नहीं गोविंद, ये तो कोई नई बात नहीं, इसमें तो कोई अचंभा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी तो धर्म आधारित राजनीति पर ही पनपी है और सबको मालूम है। मतलब ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है कि वो पावर में भी इसी के जरिए से आए, किस तरीके से हिंदू पोलराइजेशन करके या हिंदू मुस्लिम डिवाइड करके। देखिए, और वैसे समाजवादी पार्टी पे भी यही आरोप लगता है कि वो मुस्लिम वोट से आते हैं, लेकिन दोनों की राजनीति में मुझे एक फर्क दिखता है। ये राजनीति दंगा करवा करके, लोगों को लड़वा करके, एंटी मुस्लिम स्टैंड लेकर के करना, और दूसरा हाथ जोड़ के वोट मांगना कि भाई मुसलमानों तो हमारे को वोट दे दो, में बहुत फर्क है। कांग्रेस को भी इसी तरीके से मुस्लिम वोट मिलता था। अब अयोध्या के बाद उनका वो खत्म हो गया और सब मुस्लिम्स उधर चले गए, क्योंकि उनको लगता है जब इनसिक्योरिटी, जितनी भी माइनॉरिटीज होती है, चाहे वो कोई कास्ट माइनॉरिटी हो चाहे रिलीजियस माइनॉरिटी हो, उनमें सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होता है और वो उस तरफ कोशिश करता है जाने की जहां उसको लगता है कि साहब ये हमें जिससे खतरा है उससे बचाएगा। तो ये माइंडसेट जो बना, ये तमाम ऐसी एक्टिविटीज हुई पिछले वर्षों में, होती रही, हमेशा से होती रही, कि जो बीजेपी और आरएसएस की आइडियोलॉजी रही है, वो बेसिकली उसमें सेक्युलरिज्म का कोई रोल नहीं, उसमें एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है वो माइनॉरिटीज की, चाहे मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो। लेकिन क्योंकि मुस्लिम की तादाद ज्यादा है, इसलिए बात हमेशा मुस्लिम्स की आती है, क्रिश्चियंस और दूसरों को नहीं गिनती करी जाती, पारसीज या वगैरह। तो ये बात तो पहले से चली आ रही है। तो ये एक्सपेक्ट करना कि साहब वो बड़ी भलभनसात करेंगे दोनों पार्टीज और फौरन आ जाएंगे सिर्फ मुद्दों। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जब आप मुद्दों की बात करते हैं तो दोनों का, जो एक को जिन्ना का जिन याद आ गया, दूसरे को कैराना का भूत याद आ गया। मतलब, और दोनों का कोई मीनिंग नहीं है, दोनों का। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जिन्ना का किसी ने पूछा नहीं है आपसे कि भाई जिन्ना साहब कहाँ पैदा हुए, कब आए और कहाँ पढ़े, क्यों हैं और आजकल क्या हाल है उनका, आपने बोल ले डाला। अगर आपने इस उद्देश्य से बोला कि इससे हिंदुस्तान के मुसलमान खुश हो जाएंगे, तो इससे ज्यादा नादानी आपकी नहीं हो, नादानी और मतलब अपना
जो है ज्ञानहीनता नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा मानना यह है और जनरल फीलिंग यह है कि हिंदुस्तान का कम से कम 99.9% मुसलमान ऐसा है जिसको जिन्ना से इम्प्रेस नहीं होता है। तो किसी का भी नाम ले सकते थे, तमाम मुस्लिम नेता क्या नहीं हुए, जो सेक्युलर हिंदू मुस्लिम नेता हुए उनका नाम ले सकते थे, पर उनको जिन्ना ही याद आया। और मोस्ट अनकॉल्ड फॉर, उससे ज्यादा बेवकूफी का स्टेटमेंट वो तो हो गया, आ बैल मुझे मार। अब योगी आदित्यनाथ ने जो काराना का, जो मैंने कहा कि काराना का भूत, तो काराना की ये बात, ये कहना कि मुसलमानों को वहां से मुसलमानों ने हिंदुओं को वहां से पलायन करने में मजबूर कर दिया 2016 में, ये बात श्री हुकुम सिंह ने कही थी, जो भाजपा के बड़े प्रतिष्ठित नेता थे और बड़ी इज्जतदार व्यक्ति थे और अच्छे बड़े नेता थे वो। उन्होंने ये आरोप लगाया था इलेक्शन के टाइम पे। उसके बाद एक टीम, सरकार की टीम भी बैठी और इंडियन एक्सप्रेस ने एक बहुत इम्पार्शियल इंक्वायरी करी, जो सब सारे अखबारों पूरे जगह छपी पूरे हिंदुस्तान में। और उन्होंने बाकायदा ऐसे नहीं करी थी, ग्राउंड पे जाके लोगों से बात करके, जो जो जिनके बारे में कहा गया, जो लिस्ट 321 लोगों की लिस्ट हुकुम सिंह साहब ने दी थी कि ये लोग गए हैं, तो उनमें से शायद 250 लोगों से उन्होंने बात करी और उन सबके नाम बाकायदा रिकॉर्ड करके लिखा कि साहब इनका ये कहना है कि वो इस वजह से हिंदू मुसलमान के कारण नहीं गए हैं, वो अपने बेटर इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की वजह से वहां गए कि बेटर बिजनेस मिल रहा है, कहीं ये बच्चों की पढ़ाई ज्यादा अच्छी होगी। सिर्फ 2 परिवार ऐसे थे जिनको मुस्लिम, 2 गुंडे थे, मतलब आम मुस्लिम कहना और 2 गुंडे मुस्लिम कहना में बड़ा फर्क है। हमारे हिंदू भी गुंडे होते हैं तो इसका मतलब थोड़ी ना कि सारे हिंदू गुंडे हो गए। तो जो 2 क्रिमिनल्स थे वो अरेस्ट हुए, बाद में एक जेल में मार भी दिया गया। उसके लिए योगी जी ने कहा कि बड़ा अच्छा हुआ कि जो वो गए, अच्छी ठीक बात है, उसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन वो गुंडों की वजह से जो गए थे, उन्हीं परिवारों को योगी आदित्यनाथ वापस लाए और इंप्रेशन ये दे रहे हैं कि सारा हिंदू वहां से पलायन कर गया था मुसलमानों के आतंक से। ये बड़ा गलत धारणा क्रिएट करना है। इससे साफ जाहिर होता है कि आप अभी देखिए फर्क दोनों में क्या है। वो जो है वो जिन्ना का नाम लेके पता नहीं किसको खुश कर रहे हैं, लेकिन उससे यहां दंगा नहीं करवा पाएंगे, लेकिन ये बोल के दंगा करवा सकते हैं। ये दोनों बिल्कुल फर्क है, लेकिन दोनों इक्वली कंडेमेबल है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ कोरोना में ही अपने को सीमित नहीं रखा है। उन्होंने बदायूं और शाहजहांपुर की जो उनकी सभाएं हुई हैं उसमें वो इससे एक कदम आगे आए हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि पिछली सरकार आतंकियों का सम्मान करती थी और उनको अपने दफ्तर में, अपने घर बुला के उनको सम्मानित करती थी। हमारी सरकार उनको उनके लोक में पहुंचा देती है। इस तरह के भी उनके बयान आए हैं। नहीं, उन्होंने कराना के रेफरेंस में एक बात कही थी कि उनको गोली मार के, उनके सीने में गोली पार करके दूसरे लोक में पहुंचा दिया। ये उस भाषा का इस्तेमाल किया है। डॉक्टर आशुतोष वर्मा शरद जी ने एक बात कही थी कि बीजेपी के जो समाजवादी पार्टी की जो नीति है वो हाथ जोड़कर खुश करने की नीति है। बीजेपी दंगा कराकर एक खास तरह के वोट बैंक को खुश करती है। हालांकि जो योगी आदित्यनाथ अपनी सभाओं में जो मुद्दे गिना रहे हैं उसमें वो लगातार उन दंगों का जिक्र कर रहे हैं जो दंगे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुए थे और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी दंगे कराती थी। आप इस पूरे जो घटनाक्रम है इसको किस रूप में देखते हैं? धन्यवाद गोविंद जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत से ये बात रही है कि अगर किसी भी पार्टी को हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता से फायदा हुआ है तो या तो वो मुस्लिम लीग को फायदा होता हो या फिर भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। मेरे कहने की इसकी वजह यह है कि हमारे राम मनोहर लोहिया जी भी एक कहते हैं हिंदू बनाम हिंदू किताब में कि एक उदारवादी हिंदू है, एक कट्टरवादी हिंदू है। इस तरीके से एक उदारवादी राजनीति है और एक कट्टरवादी राजनीति है। अगर दोनों इस तरीके से लोगों को फायदा होगा तो चाहे वो ओवैसी हो और चाहे योगी आदित्यनाथ को हो, समाजवादी पार्टी को इसको कहां से फायदा होगा और कैसे फायदा होगा ये मतलब मेरी समझ से तो बिल्कुल परे है। और मैं शरद जी की इस बात से बिल्कुल ठीक करता हूं कि अगर समाजवादी पार्टी, हालांकि ऐसा उन्होंने नहीं किया है कि उन्होंने ये सोच के कि जिन्ना को खुश करके हम हिंदुस्तान के मुस्लिमों का वोट ले लेंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पिछले 30 सालों में समाजवादी पार्टी बिना जिन्ना के नाम लिए भी 4 बार यहाँ सरकार बना चुकी है। देखिए, हम इसको इतना कमतर भी ना आके, क्योंकि हमको इस बात को समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, देखिए एक बात तो क्लियर होना चाहिए कि लड़ाई 1 to 1 है और प्रमुख विपक्षी दल
समाजवादी पार्टी बन के उभरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी या सो कॉल्ड आरएसएस समाजवादी पार्टी के लिए क्या क्या काम कर सकती है? कुछ नेगेटिव कैंपेनिंग है, नैरेटिव बनाना है, कुछ पॉजिटिव कैंपेनिंग है, नैरेटिव बनाना है। तो जो इस चुनाव में जो हम लोग ने मंथन करके निकाला है वो ये लगा कि किसी तरीके से समाजवादी पार्टी को एमवाई कॉम्बिनेशन में या अखिलेश यादव को मुस्लिम और यादवों की कॉम्बिनेशन में का नेता बना के छोड़ दिया जाए, ये उनका एक नैरेटिव नेगेटिव कैंपेनिंग होगी। दूसरा, वो ऐसा भी कर सकते हैं कि एक पोलराइजेशन का काम करें, एक बहुत बड़े दंगे हों या कुछ तरीके से हिंदू मुस्लिम में बहुत बड़ा खाई बैठे हो, जैसे कि मुख्यमंत्री जी जा भी रहे हैं, लगातार उन मुद्दों को भी उठा रहे हैं, एक पोलराइजेशन की दौड़ लगाए और जैसे कब्रिस्तान और की बात उन्होंने 2017 में की थी, शमशान की बात की थी, वही बात फिर से दोहराई जाए और ये होगी, हमको पता है। तीसरा, हमारे ऊपर जबरदस्ती गुंडागर्दी का आरोप लगाए और किसी तरीके से ये सिद्ध करे कि भारतीय जनता पार्टी जो है गुंडों को सफाया कर रही है, जो कि हकीकत में ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके कई उदाहरण हमारे पास रखे हुए। और तीसरा, वो हमको आरोप लगाने जा रही परिवारवाद का। ये हम समझते हैं कि निगेटिव कैंपेनिंग करने जा रही है। जो पॉजिटिव कैंपेनिंग, जैसे कि वो मोदी की पॉपुलैरिटी या मोदी और योगी को एक साथ इक्वेट कर देगी किसी तरीके से, या अपनी जो मनी डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है, जुला योजना, इन सबको बड़ी आगे से ओवर उसको पॉपुलैरिटी दे दे। और तीसरी तरीके से किसी तरीके से ओबीसी कार्ड, जो कि प्रधानमंत्री जी पिछले 6-7 महीने से खेल रहे हैं। तो ये मोटे मोटे कुछ पॉजिटिव और निगेटिव नैरेटिव बनाने की कोशिश की है। अब गोविंद जी, इस बात को देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि समाजवादी पार्टी की अभी मुश्किल से मुझे लगता है 2 महीने पहले हमारी प्रदेश की कार्यकारिणी घोषित हुई है। 73 लोगों की प्रदेश की कार्यकारिणी बनी और एक भी व्यक्ति, न केवल अखिलेश यादव, एक भी व्यक्ति उसमें यादव परिवार का नहीं। परिवारवाद की चोट हमने यहाँ पे कर दी है। दूसरी बात है, अखिलेश जी ने साफ कहा है कि हम पढ़े लिखे युवकों को, नए युवकों को और अच्छी छवि वालों को ही टिकट देंगे, और ये कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा है। अब रही बात पोलराइजेशन को लिए, हम अगर एक तरफ जो है हिंदुओं के वहां त्योहार में भी जाते हैं, तो हम मुस्लिमों को भी त्योहार में जाते हैं और हम बेहिचक जाते हैं। हमें इसमें कोई वो नहीं है कि हम ईद में सेवैयां नहीं खाएंगे। हम दिया जलाते हैं, हम गणेश की आरती करते हैं, हम लक्ष्मी जी की आरती करते हैं, लेकिन हम ईद में सेवैयां भी खाने जाते हैं। तो हम उस चीज को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो ये कोई गलतफहमी में ना रहे कि हम किसी जिन्ना के भरोसे रह के हम चुनाव जीतना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये थोड़ा कम आंकना है समाजवादी पार्टी को। बिल्कुल, आपका आकलन अपनी पार्टी के बारे में अपनी जगह है, लेकिन विवेक जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। जो सवाल हमने आशुतोष जी से किया था, लगभग वही सवाल हम आपसे भी करना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है कि आपकी 5 साल की सरकार रही, आप 5 साल से सरकार में बहुत अच्छी तरह काम करते रहे, आप दावे करते हैं कि आपने उत्तर प्रदेश को बदल दिया, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बदल दी, लेकिन फिर क्यों चुनाव जब नजदीक आ रहा है तो आप मुख्यमंत्री को, बीजेपी की जो पार्टी के बड़े नेता हैं, उनको सांप्रदायिकता, उनको आतंकवाद, उनको गुंडागर्दी, इस तरह के मुद्दों पर क्यों आना पड़ रहा है? विवेक जी, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हैं। सुना नहीं शायद हमने। जी जी विवेक जी, आप। अब आ गई आवाज? जी जी जी। देखिए, मैं आपकी बात को सुन रहा था और आवाज आ रही? जी जी, आ रही है आपकी आवाज, आप बोलिए। मैं आशुतोष जी की भी बात को सुन रहा था। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में अपने काम पे, अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, अपने नेताओं के साथ जनता के बीच जाएगी। विषय जिन्ना का नाम किसने लिया? अखिलेश यादव जी ने लिया। किस दिन लिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के दिन लिया। अब अगर अखिलेश यादव जी सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना जिन्ना से करेंगे, एक देश तोड़ने वाले की तुलना देश जोड़ने वाले से करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी इस पे अपनी प्रतिक्रिया देगी
और ऐसे लोगों को बेनकाब करने से बाज नहीं आएगी। बहुत बारीकी से इन्होंने कहा कि ये दंगे करा सकते हैं, ये करा सकते हैं। सबसे ज्यादा दंगे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए। आतंकवादियों के को सम्मानित करने का काम, उनके ताबूत पे मातम मनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी उनको जहन्नुम पहुंचाने का काम करती है और अब करते रहेंगे। अभी विषय जो कैराना का उठा, कैराना में जो परिवार पलायन किए थे, बहुत अभी शरद जी बहुत प्यार से बता रहे थे कि वो इंडियन एक्सप्रेस ने सर्वे किया तो केवल 2 ही परिवार लिए गए, पता चले कि वो किसी मुस्लिम अपराधी की वजह से वहां छोड़ के भागे थे। मैं शरद जी ये पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में किसी भी भारतीय नागरिक को पलायन की समस्या क्यों आई? सरकार में अखिलेश यादव थे। अगर योगी जी होते तो नौबत ना आती। आप इस मानसिकता को समझना हो, आप जम्मू कश्मीर देख लीजिए, जहां ये बहुसंख्यक होंगे वहां रहने नहीं देते। आप इस तरह के तर्कों से इनकी मानसिकता पे पर्दा नहीं डाल सकते। नहीं ये विवेक जी, इनकी आपकी मानसिकता बात हो आपकी सकती है। बात अपनी जगह ठीक है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि अगर आपकी सरकार विकास का इतना उत्तर प्रदेश में काम कर रही है तो आपको फिर सांप्रदायिकता के, आपको आतंकवाद के, आपको अपराध के, इस तरह के मुद्दों पर क्यों चुनाव प्रचार में आना पड़ रहा है? देखिए, हम विकास के भी मुद्दे पे इनसे लड़े आगे हैं और इनकी जो सांप्रदायिकता के मुद्दे, जो इनके तुष्टीकरण के मुद्दे हैं, उस पे भी हम इनसे हैंड टू हैंड फाइट कर रहे हैं। हम इनकी तुष्टीकरण की नीतियां जो इनके कार्यकाल में रही वो जनता के बीच लेके जाएंगे। और जो ये आज जिन्ना की माला जप रहे हैं, जो ये कालनेमी का भेष बना करके राम मंदिर जा रहे हैं, जनता को हम बताएंगे कि इन्होंने ही राम भक्तों पे गोली चलाई थी, इनके दामन हमारे खून की छींटों से सने हुए हैं, हमारे कारसेवकों की हत्या के खून की छींटें इनके दामन पे है। ये किस मुंह से राम जन्मभूमि में जाते हैं दर्शन करने? ये वही नहीं सर देखिए, पार्टी के लोग मंदिर में जाने का हक तो हर भारतीय नागरिक को है। और जो हिंदू धर्म के मंदिर हैं उनमें तो बहुत सारे मंदिरों में धर्म का भी भेदभाव नहीं है कि दूसरे धर्म के लोग उस मंदिर में नहीं जा सकते। और अखिलेश यादव तो बिल्कुल हिंदू धर्म के एक अभिन्न अंग है। तो इस तरह के तर्कों की तो मैं नहीं समझता कोई यहाँ पर आवश्यकता है। ब्रजेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश में जो हम अभी तक जिस तरह से देख रहे हैं, चुनाव सर पर है और बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों फिर उसी पुरानी जो एक तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति है उसकी तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। और मायावती ने साफ साफ दोनों पार्टियों को एक तरह से एक ही कटघरे में खड़ा किया और कहा कि ये दोनों पार्टियां उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे कराना चाहती हैं, दोनों पार्टियां उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता के आधार पर लोगों को बांटना चाहती हैं। मायावती को आप कितना अलग मानते हैं? और हालांकि मायावती बहुत बड़ी दावेदार सत्ता की नहीं है, लेकिन वो मुख्यमंत्री होने की बात भी करती हैं। आप किस तरह से इस मामले को देखते हैं? देखिए गोविंद जी, चुनाव मैं जितने दिन से पिछले 30 साल 35 साल से चुनाव देख रहा हूं और उत्तर प्रदेश की ये व्यथा है या कुछ भी समझ लीजिए, चुनाव उसी मुद्दे पे जाके मुड़ते हैं। मायावती की चिंता मैं वाजिब समझता हूं, होना भी चाहिए। लेकिन सहारनपुर में मुझे याद है, सहारनपुर में उन्होंने मुसलमानों से कहा था कि मुसलमान एकजुट होकर के वोट दे दे, तब बीजेपी को हरा सकते हैं। उन्होंने बाकायदे धर्म के आधार पर वोट मांगे थे सहारनपुर की, और उसके बाद कई सभाओं में इस तरह के वोट मांगे गए कि मुसलमान एकजुट होकर वोट दे, वोट बंटने न दे धर्म के आधार पर। देखिए, हमेशा यदि मान लीजिए कोई एक पार्टी धर्म का चीख चिल्लाहट कर रही है, जब तक उसे जवाब नहीं मिलेगा तब तक उसका मुद्दा बेकार होता है। ये सबको सूट करता है कि धर्म के नाम पर पूरी तरह से अपने अपने खेल खेले जाएं। हो सकता है कि अखिलेश यादव ने यूं ही कहा हो, उसके कुछ निहितार्थ, लेकिन आज उनके सहयोगी हैं ओम प्रकाश राजभर, वो तो गजब आदमी, वो तो गजब की बात उन्होंने कही है। वो कूद पड़े हैं, उन्होंने कहा कि साहब यदि वो प्रधानमंत्री होते तो देश बंटवारा न होता, विभाजन नहीं होता। हाँ बताइए, विभाजन न होता। हमारे जो राष्ट्र नायक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं,
महात्मा गांधी है, वो सब एक किनारे कर दिए गए और उनको नायक बना दिया। अब बताइए ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं इसमें अंकुश लग रहा है? कारण क्या है कि अखिलेश जी ने तो चलो जो कहा अपने ढंग से कहा, उसके निहितार्थ कुछ हो सकते हैं, उनकी सोच कुछ दूसरी हो सकती है कि उन्होंने क्या कहा और हम लोगों ने क्या समझा, लेकिन इन्होंने तो हद कर दी। इन्होंने बता दिया कि बंटवारे के सूत्रधार पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वो एक बिल्कुल नायक था जिसको प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। तो ये खेल कैसे हो रहे हैं? क्यों नहीं बुद्धिहीनता को इस पे रोक लगाया जाना चाहिए? देखिए, हमेशा कोई एक पार्टी मिलकर के माहौल को सांप्रदायिक नहीं कर सकती है। हम जवाब नहीं देंगे, हम अपने मुद्दे पे चलेंगे। हमेशा होता क्या है, मैं 87-88 से देख रहा हूं, एक रास्ता पकड़ लिया गया है कि ये मेरे और ये तेरे, और उसमें भी विभाजन करके लो मजा होने लगा खेल। अब वो खेल इतना तीखा हो जाता है कि जो बेहार जाता वो कहते साहब ये तो इस आधार पे जीते, उस आधार पे जीते। मैं सबके लिए कहना चाहता हूं, इस तरह के मुद्दे न उठाए जाएं। इस तरह के मुद्दे चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे सलमान खुर्शीद हो कांग्रेस के, जिन्होंने इस तरह की किताब लिखी है और उन्होंने इस तरह के एक सूत्र छोड़ दिया है जिसका विवाद होगा आगे चल करके। आप किसी की उस पर सवाल नहीं उठा सकते, किसी निर्णय पर आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। आप कोई ज्ञान का वो नहीं है कि आप ही अंतिम वो कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है। ये उनको लगता है कि इससे मेहनत कम करनी पड़ेगी, इसके कारण इस तरह के खेल हो रहे हैं और चुनाव जो है पूरी तरह से धार्मिक रंग में रंग के लड़े जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। मुख्य मुद्दों से बचने और बड़े सवाल जो जनता पूछे उससे बचने के लिए भी शायद इस तरह की कोशिश होती है। सत्तारूढ़ पार्टी की तो मजबूरी सत्तारूढ़ पार्टी की तो मजबूरी समझी जा सकती है कि सत्तारूढ़ पार्टी अब अपने अगर कामों में सफल नहीं हुई है तो उसके लिए ये इस तरह से मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन विपक्ष के लिए भी ये मुद्दे हों, ये किस तरह की बात है? चंद्रभूषण पांडे जी, आप राजनीति में नैतिकता की बात करने वाली नैतिक पार्टी के अध्यक्ष हैं। आप क्या मानते हैं कि क्या इस तरह के मुद्दे उठने से जो जनता के वास्तविक मुद्दे हैं वो कहीं गौण हो जाते हैं, वो कहीं पीछे रह जाते हैं, और इस तरह के मुद्दे उठाकर चुनाव में जाना क्या जो चुनाव की नैतिकता है उसका सम्मान करना है? देखिए जी, नैतिक पार्टी तो नीति के साथ राजनीति की बात करती है, तो नीति के तहत नीति ही नैतिकता है। नीति का मतलब कोई आपका एक दृष्टिकोण होना चाहिए। आप देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये सारी पॉलिटिकल पार्टी संविधान के रजिस्टर्ड है, और संविधान में जो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है वो एक डिक्लेरेशन, पार्टी रजिस्ट्रेशन कराने के साथ साथ एक डिक्लेरेशन देती है कि वो संविधान के उन सारे प्रावधानों को मानेगी, संविधान के उन सारे आदर्शों को मानेगी जिससे कि देश के में सांप्रदायिकता, जातिवाद और ये अलगाववाद का वो शपथ दिया जाता है कि ये सब नहीं होगा। अब ये जो अगर उत्तर प्रदेश की इस दृष्टि से देखें तो ये घोर अनैतिक है, संवैधानिक अनैतिकता है। अगर मान लीजिए कि उस तरह की अनैतिकता मत कहिए तो छोड़ दीजिए, वो अनैतिकता तो एक अलग बात है, उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे। लेकिन जो संवैधानिक नैतिकता का शपथ लिया है आपने, संवैधानिक नैतिकता का मतलब जो संविधान के आदर्श हैं उसको मानने का जो आपने शपथ लिया, सारी पॉलिटिकल पार्टी शपथ लिया, तो उसके तो बिल्कुल ही खिलाफ है। तो ये घोर अनैतिक है, संवैधानिक उस तरह भी अनैतिक है और संवैधानिक रूप से अनैतिक। दूसरी बात यह है कि ये लोगों ने, अगर आप देखें कि ये जो पोलराइजेशन की बात है ना, भारतीय जनता पार्टी तो पिछले आप चुनाव से आप देखते ही आ रहा है कि सारा का सारा पोलराइज करके, और भारतीय जनता पार्टी ने एक अपना बना दिया है नैरेटिव हिंदू के मामलों में। हम जो हिंदुओं का संगठन, हिंदुओं की जितना पोलराइज करेंगे उतना ही ताकत। समाजवादी पार्टी के सामने ये दिक्कत आ रही है कि समाजवादी पार्टी ने, ये बात सही है कि पिछले चुनाव में जब समाजवादी पार्टी हारी 2017 में, तो समाजवादी पार्टी ने कोशिश की थी
कि हम और लोगों को भी जोड़े, और जोड़ने की वो समाजवादी पार्टी की कोशिश थी। लेकिन समाजवादी पार्टी धीरे धीरे आते आते उसको लग गया हमारी जो कोशिश है वो हमारी फेल होती नजर आ रही है। तो उनको लगा कि जैसे मुलायम सिंह ने कभी टोपी पहन के अपने को मुल्ला मुलायम बन गए थे, तो उसको उनको भी लगा था कि मुस्लिमों को अट्रैक्ट करने के लिए हमें मुल्ला मुलायम बनना है। उस पर इस समय जब वैसी जैसे और भी मुस्लिम के दावेदार जब आ गए हैं, तो उन्हें अब कैसे मुस्लिमों को अपना वोट बैंक को कैसे उनको इंटैक्ट रख पा रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत मुश्किल काम था। तो इसलिए इन्होंने सहारा लिया जिन्ना के। देखिए जिन्ना का कोई रेलेवेंस नहीं था, उसकी चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं थी। और खास करके उत्तर प्रदेश में तो जिन्ना के अगर आप रेलेवेंस लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में सन 1935 में जो सारा का सारा झगड़ा जो मुस्लिम लीग का हुआ था, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीग 1937 के इलेक्शन बुरी तरह हारी थी और 2 मंत्री का पद मुस्लिम लीग मांग रही थी, कांग्रेस ने उनको मना कर दिया। और वहीं से शुरुआत हो गई कि सारी की सारी उत्तर प्रदेश की से ही जड़ है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग पैदा हुई, मतलब मजबूत हुई। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान मांगा और यहाँ के मुसलमानों ने पाकिस्तान के बनवाने में बहुत मदद की। और सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के जो काम किए सारे के सारे नेता जो यहाँ से गए वो अधिकांश तो उत्तर प्रदेश के ही थे मुस्लिम लीग। तो ये तो एक ऐसी जहरीली जगह पाकिस्तान बनाने में उत्तर प्रदेश में एक जिन्ना का तो ऐसी भूमिका है कि सबसे ज्यादा जहरीला भूमिका उनकी है। उसका नाम लेके अखिलेश ने, मैं समझता हूँ कि अखिलेश ने ऐसा इसलिए कहा कि उनको इस पूरे इतिहास का ज्ञान नहीं है कि जिन्ना की क्या भूमिका है, किस तरह जिन्ना आए और किस तरह जिन्ना उन्होंने की भूमिका है। और जिन्ना के नाम पर यहाँ के ये भी गलत फहमी तो उनकी थी कि जिन्ना के नाम से मुस्लिम आ जाएंगे। जिन्ना का तो कोई मुस्लिम इतिहास है ही नहीं है, वो कभी मुस्लिम थे ही नहीं, वो तो नाम के मुस्लिम थे। जी बिल्कुल नाम के मुस्लिम। कैसे वो मुसलमानों को कभी उन्होंने प्रेरित नहीं किया, राजनीतिक मुसलमानों को जरूर उन्होंने बंटवारे में अंग्रेजों को, चूंकि अंग्रेजों के खास बन गए थे तो अंग्रेजों के कंधे पर हाथ रख के उन्होंने एक राजनीतिक खेल खेला जिसमें वो सफल हुए। तो इससे अखिलेश को, इससे भारतीय जनता पार्टी को तो फायदा मिल गया, लेकिन अखिलेश को फायदा कितना मिलेगा ये मैं नहीं समझता कि उनको कोई ज्यादा फायदा इसमें मिल पाएगा, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मुझे तो लगता है गोविंद, मुझे तो लगता है कि अखिलेश यादव को शायद ये भी नहीं पता होगा कि जिन्ना ऐसे मुसलमान थे जो ना नमाज पढ़ते थे, शराब पीते थे, सुअर का मीट खाते थे। तो उनमें से कोई चीज इस्लामिक नाम की चीज नहीं थी, लेकिन एक कंट्री पूरी बना दी उस आदमी ने। मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूँ गोविंद, जो विवेक जी ने जो बात कही थी वो खाली इंडियन एक्सप्रेस तक सीमित नहीं थी। श्री हुकुम सिंह ने स्वयं अपनी बात पे उन्होंने खंडन किया था कि उन्होंने कहा था कि मेरी जानकारी गलत थी, मुझे अब पता लगा है ये मामला हिंदू मुसलमान के कारण नहीं था, वो कुछ गुंडों के कारण था और उसमें कार्रवाई भी हुई थी उसी सरकार द्वारा। तो ये जो है ये तथ्य ही गलत है। जो समाज बीजेपी जिस चीज को उभारने की कोशिश कर रही है वो बेसिकली गलत है। दूसरी बात, मेरा एक और सवाल है, एक छोटी सी बात, वो ये है कि भाई अगर कायराना के हिंदुओं की इतनी फिक्र थी योगी आदित्यनाथ को, तो उनको 4.5 साल क्यों लगे उनके बारे में सोचने के लिए, उनके बारे में कुछ करने के लिए, उनको वापस लाने के लिए? ये चीज चुनाव में याद आई है उनको, बनाने की कोशिश की गई है, चुनावी मुद्दा बनाया है और निश्चित तौर पर ध्रुवीकरण करने की एक तरह से ये कोशिश है। लेकिन आशुतोष जी, जो बात यहाँ पर आई कि जिन्ना का नाम लेकर आखिर क्या अखिलेश यादव ने एक बड़ी चूक नहीं कर दी, ऐसा आपका क्या इस बारे में दृष्टिकोण है? देखिए, ऐसा है कि बड़ी चूक मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इस बात का जरूर भरोसा देता हूं कि समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्ना का नाम लेके मुस्लिमों की अपीजमेंट नहीं कर रहे। ये बात बहुत साफ है और हम पहले भी कह चुके हैं कि हमने कई बार इस बारे में बात करी है। जब भी आप विकास की बात करते थे हम डायल 100 की बात करते थे, हम एक्सप्रेसवे की बात करते थे, हम मेडिकल कॉलेजेस की बात करते थे। जब आप जातिगत बात करते थे तो हम पिछड़ों की बात करते थे, हम जातिगत जनगणना के लिए लड़ाई लड़े थे, हम महंगाई के लिए लड़ाई लड़े थे। तो ऐसा एकदम से नहीं हो सकता कि अखिलेश जी के मन में आया गया कि मुस्लिम हमको नहीं दे रहे थे। और बहुत से सर्वेज भी ऐसे थे कि हमारे पास बहुत अच्छा रिजल्ट, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो। इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी के जो साइलेंट वोटर्स थे वो भी इस बात को कहने लगे थे कि समाजवादी पार्टी का अच्छा रुझान चल रहा है।
तो मुझे नहीं लगता है कि जो इस तरीके से इतना विश्लेषण किया जाए कि अखिलेश यादव ने ये सोचा कि मुस्लिम कहीं चले ना जाए। मुस्लिम पहले भी कहीं नहीं जा रहे थे। देखिए, मुस्लिमों के लिए अगर मान लीजिए पार्टी थी तो उनको ये चुनना है कि भारतीय जनता पार्टी को कौन रोक सकता है। और ये सर्वविदित है कि आज की उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रमुख विपक्षी दल अगर कोई खड़ा है जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ रहा है, वो अखिलेश यादव के नाम है। तो हमें इस बात का डर तो पहले भी नहीं था। तो ये सोच के कह देना कि हम इस पे राजनीति करने जा रहे हैं, ये थोड़ा, इसके लिए मैं थोड़ा सा खंडन करूंगा। और हम आज भी बात करते हैं, हम उन सारे मुद्दों की बात करेंगे। आपको भरोसा है कि मुस्लिम जो मतदाता है वो आपके साथ है और वो इस बयान से किसी तरह का उस पर असर नहीं होगा। विवेक जी, क्या आपको लगता है कि जो बात यहाँ पर आशुतोष जी ने कही है वही बात हिंदू मतदाता आपके साथ हैं? बीजेपी इस बात को मानती है? देखिए, हम सबका साथ सबका विकास का नारा लेके चल रहे हैं। हमने सबके लिए काम किया है। हमने सरकार में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। हमने ये नहीं कहा कि ये योजना मुसलमान की बेटी के लिए है और ये योजना केवल हिंदुओं के घर जाएगी। हमने सबके यहाँ काम किया है और हम उसी समाज के बीच जा रहे हैं। जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, हमारा निशाना उनके ऊपर है कि ऐसी हरकतों से बाज आए। ये सांप्रदायिकता को फैलाने वाले लोग हैं। ये तुष्टीकरण की जो राजनीति कर रहे हैं, जाति विशेष, वर्ग विशेष की राजनीति करने वाले हमको उपदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है और हम इनको बेनकाब करेंगे। तो ये जो देश तोड़ने वाले लोग हैं, इनको आप अगर महिमा मंडन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इसका उत्तर आपको देगा और जनता इसका परिणाम आपको 2022 में जरूर देगी। बिल्कुल, आपकी अपेक्षाएं अपनी तरह से हैं और आप अपनी तरह से आपके दावे हैं। ब्रजेश जी, जो बात यहाँ पर कही गई, जो समाजवादी पार्टी है उसने कहा कि हम आश्वस्त हैं कि मुस्लिम वोट कहीं हमारे अलावा कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि हम ही बीजेपी को रोक रहे हैं। विवेक जी ने कहा कि हम तो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि सारा मतदाता हमारे साथ है और हमें कोई नहीं, कहीं से कोई चुनौती नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि इन दोनों की लड़ाई में वो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली जिस तरह से हिस्सा खा गई, वो क्या मायावती ऐसा करने की कोई सोच रही है? ऐसा बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मायावती को कोई बहुत ज्यादा इन मुद्दों से कोई फायदा होगा या इन बयानों से कोई फायदा होगा। जहां तक जमीनी हकीकत है, समाजवादी पार्टी बेहतर लड़ाई लड़ रही है और लड़ाई तो पूरी है। बसपा भी है, भाजपा भी है और समाजवादी पार्टी है। क्योंकि समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट का रुझान जहां तक मुझे मालूम है वो समाजवादी पार्टी के साथ है। लेकिन इस सब होने के बावजूद मैं दोनों पार्टियों के नेताओं से एक बात कहना चाहता हूँ कि जब ये रुझान है तो हम क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? किसका नुकसान करेंगे यदि इस तरह की बातें करेंगे? यदि हम जवाहरलाल नेहरू को तोड़क बना करके उनको बता देंगे कि वो हो जाते तो बिल्कुल राम वो आ जाता, वो तो इससे किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा? दूसरी बात, मैंने दौरा किया। आप ग्रामीण क्षेत्रों में, गोविंद जी, मैं आपको कहता हूं कि जाके देखिए, योजनाओं का लाभ सबको मिला है। मकान निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि नहीं, वो बात बिल्कुल, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो आखिर फिर चुनाव से पहले मुद्दे सांप्रदायिकता क्यों सवाल के तौर पर उठती है, धर्म की बात क्यों होती है, इस तरह की बात क्यों होती है? चंद्रभूषण पांडे साहब, संक्षेप में मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या हम ये अपेक्षा कर सकते हैं, ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में चुनाव में किसी तरह से जो वास्तविक मुद्दे हैं वो आ पाएंगे या फिर इसी तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति का ही खेल चलता रहेगा? तो अगर देखिए अगर बीजेपी और सपा का सीधी लड़ाई होगी तब तो समझ लीजिए ये ध्रुवीकरण की ही राजनीति होगी, इसमें कोई दार नहीं है और ये बढ़ेगी और बढ़ेगी। और देखिए एक बात तो मुझे आपत्तिजनक लगा बहुत कि मुख्यमंत्री गए और मुख्यमंत्री ने जाके सिर्फ हिंदू के घर पर कराना में गए और बयान उन्होंने दिया कि अगर हिंदू ही पीड़ित है तो क्या मैं हिंदुओं के नहीं जाऊंगा। देखिए दंगा हुआ था ना, कराना में दंगा हुआ, ठीक है, उसमें हो सकता है कि ज्यादा हिंदू मारे गए हों, लेकिन मुस्लिम में तो 2-4 मारे गए होंगे। मुस्लिम भी तो, उनको भी तो दंगे में तो या बहुत सारे इनोसेंट लोग मारे जाते, कभी एक मुसलमान के घर भी जाते। तो ये लगता है कि वास्तव में ये कोई पोलराइजेशन की राजनीति नहीं कर रहा है, आप वास्तव में दंगा पीड़ितों को और जो परेशान लोग हैं
पीड़ित लोग हैं उनको आप दिखा नहीं गए, क्योंकि आप तो सभी धर्म की बात करते हैं कि सभी सबका साथ सबका विकास, तो क्या वहां और जो मुस्लिम एक घर भी अगर कोई पीड़ित हुआ तो क्या उसके यहाँ जाने का नहीं है? तो इससे लगता है कि ये आगे चल के ये पूरा और पोलराइजेशन है कि राजनीति। बिल्कुल सही बात है। संविधान की शपथ लेने के बाद कम से कम मुख्यमंत्री किसी एक जाति एक धर्म का मुख्यमंत्री नहीं होता, वो सबका मुख्यमंत्री होता है। और मुख्यमंत्री को इस तरह की संकीर्णता से तो ऊपर उठना चाहिए। ये जनता की भी अपेक्षा है, ये समाज की भी अपेक्षा है और ये लोकतंत्र की भी उनसे अपेक्षा है कि लोकतंत्र में जिस प्रतिनिधि जो स्थान उनको दिया गया है उसके हिसाब से वो निष्पक्ष काम करें। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के चुनाव में भले ही मुद्दा धर्म का हो, भले ही मुद्दा जाति का हो, भले ही मुद्दा किसी एक पूरे के पूरे जाति के धर्म के वोट बैंक का एक पार्टी के साथ रहने का हो, लेकिन कम से कम आम आदमी के सवाल भी राजनीतिक पार्टियां उठाएंगी। और हम सत्तारूढ़ पार्टी तो दावे करेगी, सत्तारूढ़ पार्टी तो बड़ी बड़ी बातें कहेगी, लेकिन हम विपक्ष और प्रमुख विपक्ष होने के नाते समाजवादी पार्टी से भी अपेक्षा करते हैं कि वो आम जनता के जो सवाल हैं, उसके जो कष्ट हैं, उसकी जो पीड़ा है, उसको इस चुनाव में मुद्दा बनाए, ताकि कम से कम चुनाव लोकतांत्रिक मूल्यों पर हो, चुनाव सांप्रदायिकता पर न हो, चुनाव जाति पर न हो, चुनाव धर्म पर न हो। इसी उम्मीद के साथ हम आज आपकी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम आप सब अतिथियों का आभार व्यक्त करते हैं और अपने दर्शकों से आह्वान करते हैं कि वो हमारे इस कार्यक्रम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और साथ ही साथ जो उनके सुझाव हैं, उनकी जो टिप्पणियां हैं, उनके जो अमूल्य विचार हैं, वो हम तक साझा करें, ताकि हम द फ्री प्रेस के जरिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास सफल हो, वो प्रयास अपने मुकाम तक पहुंचे। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।